नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्राइम के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले हम बात करेंगे उज्जैन की। महाकाल के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश का यह मामला है। याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। गर्भगृह में नहीं होगी आम श्रद्धालुओं की एंट्री, यह आदेश कोर्ट ने दिया है। कलेक्टर ही के पास रहेगा अधिकार, ये बात कही है कोर्ट ने। तो आपको बता दें कि महाकाल मंदिर भगवान शिव का तीर्थ स्थान और यहां पर दूर दूर से लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। न केवल देश से बल्कि विदेश से तमाम लोग यहां पर आते हैं और गर्भगृह में श्रद्धालुओं की एंट्री का यह मामला था। इंदौर हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए विस्तार से बताएं ललित, क्या कहा है कोर्ट ने? जी, विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर एक याचिका लगी थी। चर्चित शास्त्री जो एडवोकेट है उन्होंने याचिका लगाई थी कि इसमें जो वीआईपी लोग या उनके प्रभावशाली लोग प्रवेश करते हैं उनके स्थान पर या तो उनको भी प्रतिबंध किया जाए या आम लोगों को भी इसमें प्रवेश दिया जाए। इस बात को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करी थी और आज इसको लेकर उन्होंने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसको व्यक्तिगत मुद्दा बताते हुए यह याचिका है उसको खारिज कर दी और स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह से कलेक्टर के पास पूर्व में अधिकार थे उसी तरीके से अभी भी अधिकार होंगे। इस फैसले का असर क्या पड़ेगा और ये क्या तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा? जी, जैसा कि जिस दिन ये याचिका लगी थी उसी दिन एनडीटीवी ने स्पष्ट कर दिया था कि यह संभव नहीं है कि आम आदमी को गर्भगृह में प्रवेश करने दिया जाए, क्योंकि ये 2 साल पहले जब ये आम आदमी इसमें प्रवेश करता था उस समय यहाँ पर 20 से 30 हजार श्रद्धालु आते थे, जबकि महाकाल लोक बनने के बाद यह संख्या 1.5 लाख तक पहुंच गई। इसीलिए सबका प्रवेश संभव नहीं था। इसीलिए इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। हालांकि जो वकील है चर्चित शास्त्री अभिभाषक है, उनका कहना है कि इसको लेकर हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे और यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शुक्रिया ललित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एनडीटीवी के इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने जातिवादी राजनीति, वोट चोरी से लेकर कानून व्यवस्था पर बेबाकी से अपनी राय रखी। सीएम ने कहा जातिवादी राजनीति पर निशाना साधा तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि मछली हो या मगर गलत काम करने वालों को ठिकाने लगा देंगे। यादव देखना तो एक ही घर का क्यों देखो, ये मोदी जी ने देखा। यादव देखना तो किसी भी घर का हो सकता है, ये मेरा उदाहरण है। उनको तो अपने घर के अलावा कोई दिखता नहीं, ये दुनिया देख रही, वहां के समाज वाले भी देख रहे हैं। हमारे मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कही, ये उसका उदाहरण है कि कोई भी समाज का व्यक्ति जिसको आगे बढ़ाना वो किसी भी घर से क्यों नहीं हो सकता है। अब इनकी जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, इनके जो भाव है ऐसे चल नहीं सकते। चोरी शब्द का अर्थ इनके अपने आप के जमानत के अंदर छिपा हुआ है, जिसपे ये सब जमानत पे हैं। राहुल गांधी पे क्या आरोप है, काय की जमानत पे है वो? नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है? पैसे चोरी का तो है। बता दे किसी हमारे नेता पे ऐसा कोई आरोप हो। ये घटना आपको याद होगी ना, माँ पे है, बेटे पे है, बेटी पे है, तो ये वो दामाद पे है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो साहब, मछली हो या मगर गलत करेंगे तो सब ठिकाने तो लगेंगे, ये पक्का। हमारा तो इतना ही कहना है कि सबके लिए कानून बराबर है, कानून का पालन करना चाहिए, कानून का राज है। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का सुशासन की और बाकी चीज़ों की दक्षता की आवश्यकता है, हमारी सरकार ने डे फर्स्ट से वो सारी चीज़ें लागू की है जो राज्य के बेहतरी के लिए, जनता के नागरिकों की ज़रूरी अधिकार के लिए जो असामाजिक तत्व है उनके ठिकाने निस्तनाबूद करेंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया। भारतीय पंचांग और वैदिक काल गणना की इस घड़ी से जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने एक ऐप भी तैयार कराया है जिसमें 189 भाषाओं को समाहित किया गया है। ये रिपोर्ट देखते हैं।
मौका था मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आवास के नवनिर्मित प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अनावरण का। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के साथ ही उससे जुड़े मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। सीएम के आवास पर हुए कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कृष्णा गौर के साथ कई मंत्री और माननीय शामिल हुए। ये घड़ी इतनी खास क्यों है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पंचांग की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। सूर्योदय और सूर्यास्त की जानकारी मिलेगी। शुभ अवसर, मांगलिक कार्य के बारे में जानकारी, राहु काल और अमृत काल की जानकारी मिलेगी। महत्वपूर्ण तिथियों और त्योहार की जानकारी होगी। ग्रह नक्षत्रों की जानकारी मिल सकेगी। देखा आपने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की खासियत। अब हम घड़ी की खूबियों को समझ चुके हैं। अब ये घड़ी कैसी है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पारंपरिक 24 घंटों को 30 मुहूर्त में बांटा गया है। सूर्योदय से सूर्योदय के आधार पर टाइम कैलकुलेशन होगा। हर घंटी का धार्मिक नाम और खास मतलब है। घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई भी है। भारतीय समय पद्धतियों को फिर से स्थापित करने के लिए ये कदम है। घड़ी के साथ एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। ये ऐप 189 भाषाओं में उपलब्ध है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि हमारे सभी त्योहार अंग्रेजी तिथियों के आधार पर नहीं आते हैं। वर्ष की गणना भी तिथियों और 6 ऋतुओं के आधार पर ही की गई है। इसलिए समय की गणना सूर्योदय से सूर्यास्त तक होनी चाहिए। रात 12 बजे दिन बदलने का कोई मतलब नहीं। हमारी प्राचीन गणना पद्धति में 60 सेकंड का मिनट नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर और विचार का विषय है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अतीत के काल से खगोल गणना की दृष्टि से भारतीय काल गणना सदैव दुनिया को आकर्षित करती रही है। ऐसे समय में वैदिक काल गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का आज यहाँ ऐप का और वैदिक घड़ी का लोकार्पण सीएम हाउस में हुआ है। ये वर्तमान के ग्रीनविच के समय को भी बताएगी, हमारे आज के काल को भी बताएगी और प्राचीन काल को भी बताएगी। हमारे सारे मुहूर्त, नक्षत्र, तिथियां उसको भी बताएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि समय गणना का ये प्रकार जो आधुनिक ज्ञान का और प्राचीन विज्ञान का दोनों का समुचित एक अच्छा प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सबको बधाई। वैदिक घड़ी निर्माता आरोह श्रीवास्तव के मुताबिक घड़ी बनाने का विचार उन्हें पहली बार 2013 में आया, जब वो इंग्लैंड के ग्रीनविच म्यूजियम गए थे। वहां जाकर आरोह श्रीवास्तव को इस बात की जानकारी हुई कि वर्तमान समय प्रणाली, खासतौर से प्राइम मेरिडियन, किस तरह से विश्व पर थोपी गई है। भारत के पास अपनी पारंपरिक समय प्रणाली थी जो सूर्य की चाल पर आधारित थी, जिसमें मुहूर्त के अनुसार समय का निर्धारण होता था। इसी सोच से आरोह ने इस घड़ी का निर्माण किया। इस घड़ी को हमारे लोग के लाने की सबके सामने ये वजह है कि हम लोगों को दर्शा सकें, पूरे विश्व को दर्शा सकें कि भारत एक बहुत ही आधुनिक देश हमेशा ही से रहा है। हमारी भारतीय परंपरा, हमारा विज्ञान हजारों वर्ष से ही काफी आधुनिक रहा है। हम लोग हमेशा विज्ञान को समझते आए हैं। हम लोग ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की स्थिति और इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते आए हैं। लेकिन काफी सालों से, लगभग हजारों साल भारत गुलामी में रहा। कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए और हमारी परंपराएं और हमारी नॉलेज हमसे छीन ली गई या मिटा दी गई, जो कि और दूसरी आके पश्चिमी सभ्यताओं की अब नॉलेज हमारे यहाँ पर आके थोप दी गई। तो इसको सबके सामने लाने की ये वजह है कि लोग जाने कि जो 24 घंटे का आज समय का हम प्रयोग कर रहे हैं दुनिया में, वो कैसे आया। लोग सिर्फ घड़ी देखना जानते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि समय निर्मित कैसे हो रहा है। बहरहाल, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है। भारतीय काल गणना की सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति की पुनर्स्थापना विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में 29 फरवरी 2024 को किया था, जिसे देश और पूरी दुनिया में अच्छा रिस्पांस मिला था। दिल्ली से एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार खाद संकट ना होने के लाख दावे करे, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ के किसान खाद के लिए परेशान हैं। कहीं किसान खाद के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं, तो कहीं खाद की भारी किल्लत की वजह से चक्का जाम कर किसान खाद सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
बारिश के बीच छाता लेकर आंदोलन कर रहे ये लोग अन्नदाता हैं। ये खेत में परिश्रम कर अन्न उगाते हैं, तब जाकर हमें और आपको 2 वक्त की रोटी के लिए अनाज मिल पाता है। लेकिन आज ये सड़कों पर खड़े होकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरें दमोह के हटा कृषि उपज मंडी के पास स्थित डबल लॉक गोदाम की है, जहां सोमवार की सुबह से ही किसान खाद के लिए लाइन में लग गए। घंटों इंतजार के बाद किसानों को केवल 1 बोरी ही खाद मिल पाया और किसी को 1 बोरी भी नहीं मिल पाई, जिससे नाराज किसानों ने खाद संकट का विरोध करते हुए हटा बटियागढ़ राजपुरा रास्ते पर जाम लगा दिया। बात बिगड़ी देख मौके पर पहुंचे प्रशासन ने खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर लोगों से अपील कर चक्का जाम को खत्म कराया। किसान हफ्तों से परेशान हैं, लाइन में लगती 1-1 बोरी दी जा रही थी। इससे आक्रोशित होकर किसानों ने चक्का जाम किया है। फिर इसके बाद तहसीलदार महोदय आए, फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-1 बोरी की जगह 4-4 बोरी दी जाएंगी, इसलिए किसान ने फिर चक्का जाम खोल दिया। अब आपके सामने ये सतना की 2 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर में नाराज किसानों ने कृषि अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल विभाग की ओर से यूरिया वितरण के लिए टोकन बांटे जा रहे थे, लेकिन किसानों को ये कहकर लौटा दिया गया कि टोकन खत्म हो गया, जिससे आक्रोशित किसानों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इसी दौरान जिले के दौरे पर आई राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का काफिला भी इसी रास्ते से गुजर रहा था। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने मंत्री का काफिला रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी तस्वीर में प्रशासन ने खाद की अवैध कालाबाजारी पर छापेमारी कर चेतन कृषि सेवा केंद्र को सील कर दिया है। उप संचालक कृषि के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। शिकायत है कि ज्यादा रेट में बांटी गई, उसके हमने अपने जिला डीडीए के निर्देशानुसार दुकान को सील कर रहे हैं। सीलिंग की कार्रवाई की, क्योंकि यूरिया के स्टॉक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। हमने गोदाम भी देखा है, दोनों गोदाम को देख लिया और दुकान की सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं बात ग्वालियर की करें तो यहाँ भीतरवार इलाके के किसान खाद की किल्लत से सबसे ज्यादा परेशान हैं। भीतरवार में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। इस बार बारिश अच्छी होने से धान की फसल भी अच्छी होने की उम्मीद थी, लेकिन समय पर पर्याप्त खाद नहीं मिलने से किसानों की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बड़े बुजुर्ग और महिलाओं से लेकर बच्चे तक खाद के लिए रात से ही लाइन में लग जाते हैं, इस उम्मीद से कि उन्हें आज खाद मिलेगी, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी ही हाथ लग रही है। अब हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर सीधी की है, जहां खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने तहसीलदार की गाड़ी को रोककर प्रदर्शन किया। किसान अमीलिया खाद वितरण केंद्र पर खाद लेने आए थे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आक्रोशित किसानों ने विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर रीवा के करहिया मंडी की है, जहां किसानों को जानकारी मिली कि करहिया मंडी में खाद बटेगी। किसान खाद लेने के लिए फौरन पहुंच गए, लेकिन शाम से रात हो गई, लेकिन खाद नहीं मिली। वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के महासमुंद की है, जहां यूरिया खाद की समस्या को लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। साथ ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले खाद की किल्लत पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यानी खाद को लेकर हर जगह एक जैसा ही हाल है, जिसे किसान कुछ इस तरह से बयां भी कर रहे हैं। अगर खाद की समस्या न होती तो इस समय लगभग 1000 आदमी करहिया मंडी में मौजूद न होते। काहे के लिए खड़े हैं? खाद के लिए। कहाँ से आए हैं? हम बीर खाम से आए हैं। ये सिमरिया रोड में है सर। कितने किलोमीटर? क्या मिलेगी खाद की क्या उम्मीद है? उम्मीद नहीं है सर, सिर्फ आस लगा के खड़े हैं, क्योंकि फसलें सब खराब हो रही हैं। अब हम लोग किसान हैं, इसके अलावा तो कोई चांस है नहीं। प्रशासन को लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन को लेकर मैं घोर निंदा करूंगा कि मेरे किसान भाइयों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। जो लाडली बहनों को 1250 दे के लोभान किया जा रहा है और हम लोगों के साथ दुराचार किया जा रहा है। आज वही लाडली बहना यहाँ रोड में पड़ी हुई हैं, न उनका यहाँ रीवा जिला के अंदर बहुत बड़ी मंडी है। रीवा जिला के अंदर बहुत बड़ी मंडी है। राजेंद्र शुक्ला जी अपने को विकास पुरुष बोलते हैं, और यहाँ पे उनके लाने न सुलभ कम्प्लेक्स है, न पानी की व्यवस्था है।
जो आज वही लाडली बहना है करहिया मंडी में पड़ी हुई है। हम लोग तो आस में लगा बैठे हैं कि शायद मिल जाए, कोई कंफर्म नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 1 बोरी मिलेगी कि 2 बोरी मिलेगी। खाद की किल्लत को लेकर एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं। बारिश अच्छी हुई है, ये देखकर किसानों के चेहरे खिल गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस साल फसल अच्छी होगी, लेकिन प्रशासन की बेरुखी ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। किसानों को सही समय पर खाद न मिल पाने के कारण खेतों में फसल की पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जरूरत है तो जल्द से जल्द प्रशासन किसानों के लिए खाद मुहैया कराए, ताकि अन्नदाता किसान को खेती में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। एनडीटीवी के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। एमपी और छत्तीसगढ़ में बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं। कहीं पुल के ऊपर पानी के तेज बहाव से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं मूसलाधार बरसात से पुलिया और रोड ही बह गए। कई गांवों में बाढ़ आने की संभावना से लोग डरे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। आफत की बारिश हर साल की तरह बडवानी के लिए फिर मुसीबत बनकर आई। तस्वीरें जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर बसे हरण गांव की हैं, जहां 4000 से 5000 तक की आबादी रहती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव में पहुंचने के लिए एकमात्र पुलिया ही लोगों का सहारा है। ये पुलिया उफनती निहाली नदी से होकर जाता है। मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर तक पहुंच गया है। अब यहाँ के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार कर रहे हैं। ऐसे में अगर गांव का कोई बीमार पड़ गया तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। 4 युवक एक खटिया पर मरीज को बिठाकर पुलिया पार कराते नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में कुछ अनहोनी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव में विधायक, एमपी और लोकल प्रतिनिधि गांव में वोट के लिए आते हैं। गांव वाले इस पुलिया की समस्या उनके सामने रखते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद नेता अपने वादे भूल जाते हैं और हर बारिश में गांव के लोगों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे कुछ इस तरह से ग्रामीण बयां भी कर रहे हैं। बहुत दिक्कतें आ रही है, पानी बहुत ज्यादा जा रहा पुल के ऊपर से और गड्ढे भी हो गए हैं तो निकलने में दिक्कत जा रही है। अब से आज पानी जा रहा है, 3 रोज हो गए हैं। पानी बहुत सारा बह रहा, हमें निकलने में प्रॉब्लम होती है। क्या डर लगता है? हाँ, डर लगता है कहीं हम गिर ना जाएं, बह ना जाएं। डेली आप इसी तरीके से आते जाते हो? हाँ। अभी बीच में ज्यादा पानी था तो स्कूल गए थे या नहीं गए? नहीं गए। हरण गांव में जाने के लिए आपको क्या दिक्कत हो गई? सर मेरे को ये पुलिया नदी ऊपर से जाती तो मैं बच्चों को स्कूल नहीं ले जा पाता। कितने दिन से खड़ी है आपकी गाड़ी? 4 दिन से। बच्चे जा रहे हैं? नहीं जा रहे? नहीं जा रहे सर। क्या डर लगा रहता है आपको? गाड़ी भेज जाए, रिक्शा कौन ले बच्चों की, माँ बाप बिताएंगे नहीं गाड़ी में। अब हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर एमपी के शेडोल की है, जहां ब्योहारी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में न्यू बरोंधा से ब्योहारी को जोड़ने वाली पुलिया तेज बारिश में बह गई। मूसलाधार बारिश की वजह से पुलिया के साथ साथ रोड भी पानी के तेज बहाव में बह गया। अब पुलिया और सड़क के बहने से वार्ड नंबर 9 के लोगों का मेन सड़क से संपर्क टूट गया। यहाँ पुलिया पुरानी थी, लेकिन रोड का डामरीकरण 8 महीने पहले ही हुआ था। अब स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर बीजापुर के गंगालूर की है, जहां बाढ़ की वजह से यहां के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश से आए बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया। हालात को देखते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने पालनार तोड़का में नदी के ऊपर झूला पुल तैयार किया, जिससे यहाँ के ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं। यह अस्थायी पुल फिलहाल पालनार और तोड़का जैसे दूरस्थ इलाकों को जोड़ने का एकमात्र सहारा बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये पुल न होता तो नदी पार करना नामुमकिन हो जाता और बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोजमर्रा की जरूरतें ठप पड़ जाती। वहीं तीसरी तस्वीर दंतेवाड़ा की है, जहां बाढ़ पीड़ितों से सीएम साय ने मुलाकात की। साथ ही पीड़ितों को पूरी मदद का सीएम ने आश्वासन दिया। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद पीड़ितों को हर संभव मदद और राहत कार्य को लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम ने कहा, बाढ़ जैसी आपदाएं कठिनाई जरूर लाती हैं, लेकिन प्रशासनिक तत्परता और जन सहयोग से इन कठिनाइयों का समाधान संभव है।
कई वर्षों के बाद बस्तर क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस गया और मुख्य रूप से हमारे 4 जिले दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर ये प्रभावित हुए और विशेषकर दंतेवाड़ा और बस्तर इसमें ज्यादा क्षति हुई है। और इस समय हम विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहां से भी चिंता किए, 2 बार यहाँ संपर्क किए, वर्चुअली बैठक लिए और पूरा प्रशासन को निर्देशित किए कि भाई लोगों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए राहत शिविर खोलिए, उन भोजन की व्यवस्था करिए, दवाई की व्यवस्था करिए। बहरहाल मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर लोग बाढ़ आने की संभावना से डरे और सहमे हैं। वहीं प्रशासन से लेकर सीएम तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों के लिए हर संभव मदद और राहत सामग्री की कवायद को बढ़ाने में जुटे हैं, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। एनडीटीवी के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब तक प्रदेश में पानी ने जो तबाही मचाई है, उससे काफी नुकसान हुआ है। कई घर, होटल बर्बाद हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, नदी ने अपना रुख मोड़ लिया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। सोलन, शिमला, कुल्लू, मनाली, हिमाचल प्रदेश के कई इलाके इन दिनों मानसून की मार झेल रहे हैं। कहीं दरकते पहाड़ तो कहीं पानी का सैलाब, ढहते मकान, तैरते सामान, हर तरफ तबाही का मंजर है। सोलन की तस्वीरें देखिए। यहां मंसार में एक पूरा पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से चंडीगढ़ शिमला NH5 पूरी तरह से बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते ये पूरी पहाड़ी दरक पड़ी। यहां लगातार इस तरह के लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आने से इस रास्ते पर सफर करना जोखिम भरा हो गया। शिमला में भी कुछ इसी तरह के हालात। यहां भी लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। भूस्खलन की वजह से शिमला में 4 लोगों की मौत हो गई। एक पूरा घर भूस्खलन की चपेट में आ गया। जगह जगह रास्ते में कटान देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें कुल्लू की। देखिए कैसे पानी के तेज बहाव में पूरा का पूरा घर ढह गया और खिलौने की तरह पानी के तेज बहाव में बह भी गया। मनाली में किस तरह पानी ने तबाही मचाई है, इन ड्रोन से ली गई तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। हर तरफ टूटी सड़कें और बिखरा मलबा दिखाई दे रहा है। ब्यास नदी ने अपना रास्ता बदलकर भयंकर तबाही मचाई। जहां कभी सड़क हुआ करती थी, अब वहां नदी बह रही है। मैं इस वक्त नगर एक जगह पड़ता है जो कि मनाली के नीचे है। यहाँ आप देखिए कि ये जो पुल आप देख रहे हैं, उस पुल के नीचे से ब्यास नदी बहती थी और उस पुल के नीचे से ब्यास नदी बहती थी और यहाँ जहाँ से ये पुल कट गया है, ये पूरी सड़क हुआ करती थी। यहाँ से सड़क जाती थी, लेकिन आज आप देखिए ब्यास नदी का बहाव देखिए, कटान देखिए और ब्यास नदी ने अपने जो धारा है उसको कैसा मोड़ा है, 90 डिग्री पर मोड़ा है। और ये नगर जो जगह है
उस जगह को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, तमाम सारे घरों को अपने साथ में बहा ले गई। और अब ये जो पुल है, अगर आपको गांव की तरफ जाना है उस साइड में, नगर की तरफ, तो यहाँ से आप नहीं जा सकते। आपको घूम कर तकरीबन 30-40 किलोमीटर घूम के फिर आपको जाना पड़ेगा। यही वजह है कि राहत और बचाव का जो काम है वो ऐसी जगहों पर बहुत मुश्किल हो रही है प्रशासन को। इस कंक्रीट के दीवार से रुक जाएगी। ये देखिए, ये दीवार है, ये तो इससे लग रहा था कि ब्यास नदी रुक जाएगी और तमाम सारे लोग इसके भरोसे बैठे रहे कि यहाँ से पानी नहीं गुजरने पाएगा। लेकिन इस दीवार को ताश के पत्तों की तरीके से, जो विजुअल आए हैं, वायरल हुआ है वीडियो, ताश के पत्तों की तरीके से इस दीवार को ब्यास नदी ने काट दिया। दूसरी तरफ आप सड़क देखिए, सड़क का भी नामो निशान खत्म हो गया है। मनाली में कई होटलों को भारी नुकसान हुआ है। पानी के सैलाब में सब कुछ एक झटके में बह गया। अब सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। एक होटल ऐसा था जो बड़ी चट्टान की वजह से किसी तरह बच गया। ये देखिए, पानी ने यहां से ऐसे काटा है। ये देखिए, ये भी पूरा खोखला हो गया है। यहां से पानी यहां तक चल रहा था और ये पूरा जो है, अब आप सोचिए, यहां तक ये पानी चला और नीचे तमाम सारे स्ट्रक्चर थे उनको जमींदोज कर गया। बस ये चूंकि चट्टान पर, ऊंचाई पर बना हुआ था, तो इस चट्टान की वजह से होटल सुरक्षित रह गया। अगर ये नीचे होटल होता तो इसको काफी नुकसान होता। हिमाचल प्रदेश में मानसून के कहर से भारी नुकसान देखने को मिला है। मानसून में अब तक 320 लोगों की मौत हो गई है। 379 लोग घायल हैं, जबकि 40 लोग लापता हैं। बाढ़ से अब तक 4,569 घर तबाह हो चुके हैं। 1,885 पालतू पशुओं की मौत हो गई है। 2,174 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। इसके साथ ही 365 जल आपूर्ति योजनाएं भी ठप पड़ी हैं। चंबा में 253 सड़कें बंद, वहीं मंडी में 265 सड़कें बंद हो गई। फिलहाल सितंबर में भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।